डीएनए मित्रों, अब हम भारत के स्वर्ण सुरक्षा कवच का विश्लेषण करेंगे। सोना हमारे लिए आभूषण भी है और अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। इसीलिए सोने से जुड़ी खबर हमारी भी प्राथमिकता होती है और आपकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत विदेशों में जमा अपना सोना तेजी से वापस ला रहा है। यानी वो जो गोल्ड भारी मात्रा में विदेशी तिजोरियों में जमा था, वो अब धीरे धीरे देश की तिजोरी में जमा किया जा रहा है। जो सोना पहले इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सुरक्षित रखा जाता था, वो वापस अपने देश लाया जा रहा है। मित्रों, आज हम समझेंगे कि विदेशों से भारतीय सोने की घर वापसी का कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ कि पहले हम अपना ज्यादातर गोल्ड विदेशों में जमा करते थे और अब वहां से गोल्ड निकाल रहे हैं। इसी सवाल को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको गोल्ड से जुड़े नए आंकड़े देखने चाहिए। मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपना 168 मीट्रिक टन सोना विदेशी बैंकों से वापस मंगवाया है। इनमें से 64 टन सोना पहली छमाही में मंगवाया गया, जबकि बाकी 104 टन सोना दूसरी छमाही में। इस तरह अब भारत के कुल स्वर्ण भंडार का 3/4 से ज्यादा हिस्सा अपने देश में मौजूद है। भारत जो सोना विदेशों से लेकर आया है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, जबकि कुछ सोना स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में था। मित्रों, मार्च 2026 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल मिलाकर 881 मीट्रिक टन का सोना था। इसमें से 680 टन सोना अब देश के भीतर है, यानी केवल 201 टन सोना अब विदेशों के वॉल्ट में बचा है। इस तरह 77% सोना अब देश में है, जबकि 23% सोना अभी भी विदेशी बैंकों के पास है। मित्रों, ये लगातार तीसरा साल है जब भारत विदेशी बैंकों से अपना सोना वापस लेकर आया है। 2023-24 में भारत 107 मीट्रिक टन सोना विदेश से लाया था। 2024-25 में 104 मीट्रिक टन सोना भारत आया और 2025-26 में सबसे ज्यादा 168 मीट्रिक टन सोने की देश में वापसी हुई है। इस तरह पिछले 3 साल में विदेशों में रखा भारत का 379 मीट्रिक टन सोना भारत आ चुका है। पिछले 3 साल में इसमें काफी बदलाव आया। मार्च 2023 में केवल 38% स्वर्ण भंडार देश में था, जबकि अब 77% सोना देश के भीतर है। यानी 3 साल में 2 गुने से भी ज्यादा सोना भारत के भीतर आ गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत ने विदेशों से अपना सोना वापस लेना शुरू कर दिया। आखिर सोने की इस घर वापसी के पीछे का राज क्या है? लेकिन उससे पहले यह जानना चाहिए कि आखिर भारत या कोई दूसरा देश विदेशी बैंकों में अपना सोना क्यों जमा कराता था। मित्रों, दुनिया भर के देश अपना सोना मुख्य रूप से अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखते हैं। इसके पीछे कई व्यवहारिक और ऐतिहासिक कारण हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक गोल्ड वॉल्ट हैं। ये वॉल्ट भूकंप, बाढ़ और आग जैसी आपदाओं से सुरक्षित होते हैं। यहाँ स्टोरेज, बीमा और रखरखाव की लागत कम होती है। 20वीं सदी में लंदन ग्लोबल गोल्ड ट्रेड का केंद्र था, इसीलिए कई देशों ने वहां सोना जमा करना शुरू कर दिया। विदेशी वॉल्ट में रखा सोना तुरंत बेचा या गिरवी रखा जा सकता है। साथ ही सोना विदेश में रखने से देश की क्रेडिट रेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ती है। इन अलग अलग कारणों से विदेश में दुनिया भर के देश अपना सोना जमा करते थे। मित्रों, अमेरिका का फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इसका वॉल्ट है, जो जमीन से 80 फीट नीचे स्थित है। फेडरल रिजर्व में 6,331 मीट्रिक टन सोना जमा है। इसमें से अमेरिका का सोना सिर्फ 416 मीट्रिक टन है। बाकी 5,915 मीट्रिक टन सोना दूसरे देशों और संगठनों का है। माना जाता है यह सोना 36 देशों के सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का है और इसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के करीब है। लेकिन पिछले 4 साल में इस व्यवस्था से भरोसा उठना शुरू हो गया। मित्रों, ईरान पर अमेरिका के हमले की शुरुआत से ठीक 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था और उस पर अलग अलग देशों के भरोसे को काफी बदल दिया। G7 देशों ने रूसी सेंट्रल बैंक की लगभग $300 अरब की संपत्ति फ्रीज कर दी।
अमेरिका ने तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का विदेशी भंडार फ्रीज कर दिया। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि विदेश में रखी गई संपत्ति कानूनी रूप से आपकी होते हुए भी राजनीतिक संकट के समय आपकी पहुंच से बाहर हो सकती है। दुनिया भर के देशों ने माना कि सबसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाने वाला सोना अगर देश में नहीं है तो वो मुसीबत के समय काम नहीं आ सकता है। मित्रों, चाणक्य नीति के मुताबिक संकट के समय भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो पहले आपका भरोसा तोड़ चुका हो। यही हाल इस समय सोने को लेकर है। टूटती वैश्विक व्यवस्था के मौजूदा दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मानने लगेंगे कि अगर सोना उनके पास नहीं है तो ये उनका सोना नहीं है। युद्ध काल में जिन देशों ने अपना सोना निकाला है वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आर्थिक अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में अपने पास सोना होने से उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। किसी तरीके का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना मित्रों, भरोसे के अलावा कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से भारत विदेशों से अपना सोना वापस ला रहा है। मौजूदा सोने के मूल्य पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को सालाना लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 950 करोड़ रुपए के आसपास की कस्टडी फीस देनी पड़ती है। यह पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सोना सीधे उपलब्ध होगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर इसे रुपए की कीमत के लिए या स्वैप के माध्यम से डॉलर जुटाने के लिए तत्काल इस्तेमाल कर सकेगा। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। इससे बाजार और रेटिंग एजेंसियों को संकेत मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भर रिजर्व मैनेजमेंट कर रहा है। निवेशकों के लिए यह विश्वास बढ़ाने वाला फैसला है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता सबसे ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात में भी भारत तुरंत अपना सारा सोना विदेशों से वापस नहीं ला रहा है, बल्कि सोच समझकर यह फैसला ले रहा है। एक बार में पूरा सोना विदेश से वापस लाने के बदले वो धीरे धीरे करके ला रहा है। वहीं फ्रांस ने एक झटके में अमेरिका के फेडरल रिजर्व में रखा अपना 129 टन सोना कुछ हफ्ते पहले निकाल लिया। मित्रों, जिस तरह से दुनिया की व्यवस्था टूट रही है ये उसी का असर है। अमेरिका के रुख को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य और जर्मनी के नेता मार्क्स फर्बर ने कुछ समय पहले कहा था, ट्रंप का स्वभाव अनिश्चित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी दिन वो विदेशी स्वर्ण भंडारों के इस्तेमाल को लेकर कोई रचनात्मक विचार लेकर आएंगे। ट्रंप की जिस तरीके की हरकतें हैं उसे देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो फेडरल रिजर्व में जमा दूसरे देशों के सोने पर नजर गड़ा दें। अब आप सोचिए वो स्थिति कैसी होगी जब ट्रंप अमेरिका में जमा किसी दूसरे देश के स्वर्ण भंडार पर ही दावा कर दें। अमेरिका के पास अभी भी दूसरे देशों का लगभग 6000 टन सोना है। हालांकि भारत के साथ अच्छी बात यह है कि उसने फेडरल रिजर्व में सोना नहीं रखा है। मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक के पास जो 881 टन सोना है उसकी कीमत कितनी है। सोना के मौजूदा भाव के हिसाब से आरबीआई के स्वर्ण भंडार की कीमत 122 अरब डॉलर यानी 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यह रकम मौजूदा वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे यानी बिजली, सड़क और रेल पर होने वाले खर्च से थोड़ी कम है। यानी इस स्वर्ण भंडार से बुनियादी ढांचे पर एक साल का खर्च हो सकता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद स्वर्ण भंडार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3 वर्षों में भले ही घरेलू स्तर पर जमा सोने की मात्रा दोगुनी हो गई हो, लेकिन कुल भंडार सिर्फ 10% यानी लगभग 86 टन ही बढ़ा है। मित्रों, भारत ने सोना भले ही कम खरीदा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 12% था, लेकिन मार्च 2026 में सोने का हिस्सा बढ़कर लगभग 17% हो गया है। यानी एक साल में सोने के हिस्से में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह पिछले एक साल के दौरान सोने की कीमत में तेजी से हुई बढ़ोतरी है। वैसे दुनिया के कई दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने भू राजनीतिक संघर्षों की वजह से पिछले कुछ साल के दौरान भारी मात्रा में सोने की खरीदारी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार 2026 के पहले 3 महीनों में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड ने सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने 2024-2025 में कुल मिलाकर 200 टन सोना खरीदा है। पोलैंड ने जनवरी में 150 टन और सोना खरीदने की को मंजूरी दी है।
इस खरीदारी के बाद पोलैंड दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सोने का सबसे बड़ा भंडार है। मित्रों, जब सोने के भंडार की बात हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया के किस देश के पास सोने का कितना बड़ा भंडार है। सोने के भंडार के मामले में अमेरिका फिलहाल सबसे आगे है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। इस मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 3,350 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। इटली के पास 2,452 टन सोना है, जबकि फ्रांस के पास 2,437 टन सोना है। रूस के पास 2,327 टन और चीन के पास 2,306 टन सोना है। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है, जबकि 881 टन सोने के साथ भारत इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। मित्रों, सोना रखने के मामले में भारत का सेंट्रल बैंक भले ही 8वें पायदान पर है, लेकिन भारत के लोग सोना रखने के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत के लोगों और संस्थानों के पास 28,000 टन सोना है। 28,000 टन ये घरों में है। इतना सोना दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। मित्रों, आज जब विदेश से भारत के सोने वापस लेने की खबर आ रही है, उस समय सोने से जुड़ा एक और इतिहास याद करना चाहिए। आज से 35 साल पहले खाड़ी युद्ध के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के बराबर भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। इसके लिए भारत के स्वर्ण भंडार से 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना पड़ा, जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड चार्टर्ड विमान से यह सोना भेजा गया। उस वक्त भारत के सोने का भंडार केवल 333 टन था, यानी 20% सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड, वही देश स्विट्जरलैंड, जहां भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन 2026 में युद्ध के हालात में भी भारत विदेश से अपना सोना वापस ला रहा है। उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहा है जिसके पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी आई थी। उस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पास है, यानी 700 गुना ज्यादा है। उस वक्त सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन फिलहाल भारत के पास 11 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। 1991 में सिर्फ 333 टन का स्वर्ण भंडार था। आज के समय में 881 टन सोना RBI के पास है, यानी 2.5 गुना से ज्यादा है। 1991 में आंतरिक संकट ने भारत को मजबूर किया, जबकि 2026 में बाहरी अनिश्चितताओं ने भारत को सावधान किया। 1991 में सोना गिरवी रखना भारत के लोगों के लिए एक भावनात्मक आघात था। इसकी वजह यह कि भारत के लोगों की सोच में सोना गिरवी रखना मजबूरी का आखिरी फैसला होता है। वहीं 2026 में सोना वापस लाना उसी भारत के लिए गर्व की बात है। इसलिए हम इसे देश का गोल्डन डिसीजन कह रहे हैं। वैसे भी भारतीय परंपरा में सोना केवल धन नहीं है, बल्कि पवित्रता, समृद्धि, शुभ और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सोने को किसी दूसरे देश के हवाले करने के बदले इसे अपने देश में रखना सही फैसला है। सरकार को अब आने वाले दिनों में बाकी सोना भी विदेशी बैंकों से वापस लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज सिर्फ शासन में नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी होना चाहिए। भारत सरकार आपका अपना सोना वापस मांगकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं देश के अंदर लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उन बूथों पर पुनर्मतदान कराया जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग हुई, जहां 29 मई को मतदान के दौरान ही गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। इन बूथों पर रीपोलिंग में भी 90% से ज्यादा वोट पड़े। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है। चुनाव के दौरान बार बार सवाल उठाने वाली टीएमसी नतीजों से पहले भी आयोग पर संदेह जता रही है। इसी को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से उसे झटका लगा। चुनाव नतीजों से ठीक 2 दिन पहले आया यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है, अब हम इसको डिकोड करेंगे।
मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक विश्वास है, और यह विश्वास संस्थाओं की निष्पक्षता पर टिका होता है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। अपनी याचिका में टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस सर्कुलर को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि मतगणना के दौरान हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक सदस्य केंद्र सरकार का होगा। टीएमसी का तर्क है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी उसके प्रभाव में काम कर सकते हैं। ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। टीएमसी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग का केवल केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का फैसला भेदभावपूर्ण है। उन्होंने पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ये कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि हमें सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर तो भरोसा करना चाहिए। ये मान लेना गलत है कि केंद्रीय कर्मचारी किसी खास पक्ष के प्रति झुकाव रखेंगे। जस्टिस जॉय मूल्य बागची ने कहा कि पारदर्शिता के लिए हर टेबल पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद होंगे। जब इतनी निगरानी है तो आपको पक्षपात का डर क्यों है? इस पर सिब्बल ने कहा वो सर्कुलर को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि चाहते हैं कि मतगणना के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी भी रहें। सिब्बल ने कहा कि मतगणना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए। चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा इस सर्कुलर से साफ है कि मतगणना केंद्र पर केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी शामिल होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर तो स्टेट कैडर के होते हैं, उनके पास शक्तियां कहीं ज्यादा होती हैं। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का प्रावधान पहले से ही है। इस पर भी मतगणना के बाद 45 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय मौलिया बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए उनका खुद का सर्कुलर कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। सुना आपने, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली टीएमसी ने कैसे यूटर्न ले लिया। मित्रों, चुनाव आयोग एक अंपायर की तरह होता है। चुनाव के खेल में टीएमसी एक खिलाड़ी की तरह है। अगर खिलाड़ी बार बार चुनाव आयोग पर संदेह करे तो फिर खेल कैसे होगा। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज स्पष्ट कर दी। चुनाव आयोग तटस्थ है, इसलिए सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने और कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए यह नियुक्ति की गई। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी तैनात हैं, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है। मित्रों, आज 2 विधानसभा के 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान भी हिंसक घटनाएं सामने आईं। आज डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथों पर वोट डाले गए। डायमंड हार्बर के फाल्ता में फिर से हंगामा हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि वोट डालने के बाद टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया। जहांगीर खान के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसके खिलाफ जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो बंगाल की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मगराहट में टीएमसी के समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे ही आरोप और विरोध के बीच 15 बूथों पर वोटिंग हो गई। इन सभी बूथों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन उस दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग को 77 शिकायतें मिली थी, जिसमें ईवीएम में टैंपरिंग के आरोप लगाए गए थे। कुछ ईवीएम पर टेप लगा दिए गए थे, कुछ ईवीएम में स्याही लगाकर उम्मीदवारों के बटन ब्लॉक कर दिए गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर मतदान के दौरान अनियमितता के आरोप लगाए थे। सबसे ज्यादा फाल्ता विधानसभा सीट पर 20 शिकायतें की गई थी। ये दोनों विधानसभा सीटें टीएमसी के पास हैं। टीएमसी कह रही है कि रीपोलिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने पुनर्मतदान को आवश्यक बताया। हम आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। किसी भी बूथ में कोई दिक्कत नहीं था। जो हम लोग उस दिन स्कूटिनी में था, वहाँ पर बीजेपी था, सीपीएम के जो लोग था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कहा। गणेश कुमार एंड जो है वो वाला सुब्रत गुप्ता
जो स्पेशल ऑब्जर्वर है वो तो अब ये वाला क्या कहूँ, बीजेपी के बात सुनकर शायद ये वाला कर दिया। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। लेकिन रीपोल जो हो रहा है वो रीपोल एकदम सही है। जिन 2 सीटों पर रीपोलिंग हो रही है वो दोनों दक्षिण 24 परगना में है, जो टीएमसी का गढ़ है। टीएमसी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बीजेपी को भरोसा है कि वो पहली बार सरकार बना लेगी। चुनाव के नतीजों से पहले बंगाल में हरे और भगवा रंग की मिठाई की डिमांड बढ़ गई है। दोनों दलों ने मिठाई बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। बीजेपी भगवा तो टीएमसी ने हरे रंग की मिठाई बनवाई है। मिठाई की दुकानों पर भगवा और हरे रंग की स्पेशल मिठाई बनवा कर रख दी गई है। दुकानदार कह रहे हैं अच्छी बुकिंग आ रही है, दोनों ही कलर की डिमांड है। हमारे संवाददाता ने मिठाई की दुकान से एक रिपोर्ट तैयार की जिसे आपको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 2 कलर की मिठाइयों की बम्पर बुकिंग हुई है। हर दुकान पे जाएंगे तो एक हरा कलर, दूसरा भगवा कलर। टीएमसी इस वाले कलर यानी हरे रंग की बुकिंग कर रही है, तो बीजेपी भगवा कलर की कर रही है। और इसीलिए आप देखेंगे तो मिठाई की दुकानों पर अलग अलग वैरायटी की जो मिठाई है वो बन गई है। भगवा कलर की बहुत सारी नजर आएगी, ऐसी हरे कलर की भी नजर आएगी। अच्छा तो होगा ही, हमारा भी दुकान में अच्छा है, इसलिए तो कस्टमर आएगा, कस्टमर टेस्ट बुक करके जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल को लेकर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उन 7 प्रमुख एग्जिट पोल्स में से 5 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 एग्जिट पोल में टीएमसी को बढ़त या फिर चुनावी टक्कर करते हुए दिखाया गया है। इस एग्जिट पोल का असर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी इस चिंता में है तो वो सत्ता में कैसी बनी रहेगी, लेकिन बांग्लादेश में चिंता इस बात की है कि बंगाल में रह रहे घुसपैठियों का अब क्या होगा। बांग्लादेश के रंगपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और एनसीपी नेता अख्तर हुसैन को डर है जो घुसपैठिए भारत आकर बस गए, बीजेपी सरकार के आने पर उन्हें वापस भेजा जा सकता है। बांग्लादेशी सांसद का अब ये डर देखिए। अभी हम दुनिया में ऐसी स्थिति में हैं कि हमें कई हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे आसपास साजिशें चल रही हैं। रिफ्यूजियों का सैलाब बांग्लादेश में आ सकता है। रोहिंग्या पहले से ही कई जगहों पर आ चुके हैं। इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी देश हमारे देश में मुस्लिम शरणार्थियों को ना भेजें। मित्रों, ये डर क्यों इतना बड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। बीजेपी का दावा है कि सिर्फ बंगाल में ही करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक-एक घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। यही कारण है कि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने के आसार दिखने के बाद से बांग्लादेश में बेचैनी दिखाई दे रही है। खैर, अब हम उस अलार्म का विश्लेषण करेंगे जो आज दिन में आपके मोबाइल पर बजा होगा। मित्रों, इसे आप आपातकाल का राष्ट्रीय अलार्म कह सकते हैं। आज आप में से कई लोगों के फोन पर एक अलर्ट वाला मैसेज और ऑडियो आया होगा। जिन लोगों ने इस मैसेज को मिस कर दिया उनको हम एक बार फिर से ये मैसेज और ऑडियो सुनवा देते हैं। भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है। मित्रों, ये मैसेज आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मैसेज का मकसद क्या था। दरअसल ये मैसेज भारत के सीबीएस यानी सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से आया था। इस सिस्टम को पूरी तरह भारत में बनाया गया है और इसका मकसद है बाढ़, भूकंप या युद्ध जैसे आपातकाल में सभी नागरिकों को एक साथ अलर्ट करना। सीबीएस सिस्टम के जरिए एक साथ पूरे देश के मोबाइल फोन्स पर अलर्ट का मैसेज भेजा जा सकता है। अगर अलर्ट किसी खास क्षेत्र तक सीमित है तो उस क्षेत्र के मोबाइल टावर की रेंज में जितने भी फोन हैं उन पर अलर्ट का मैसेज भेजा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में लगा रखा है तब भी अलर्ट का मैसेज आएगा। अगर किसी के फोन में नेटवर्क कम है तब भी फोन पर अलर्ट वाला मैसेज आएगा। सीबीएस सिस्टम से मैसेज आने पर फोन से सायरन जैसी आवाज आती है और फोन तेजी से वाइब्रेट करता है, जबकि मोबाइल धारक को अलर्ट की जानकारी जिससे मिल जाए। हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 21 भाषाओं में सीबीएस सिस्टम
अलर्ट भेजता है। आज फोन पर जो अलर्ट का मैसेज आया है वो दरअसल इस सिस्टम की टेस्टिंग थी। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद एक देश एक अलर्ट का सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। मित्रों, गाजा युद्ध के दौरान आपने कई बार देखा और सुना होगा कि हमले का अलर्ट मिलते ही इजरायली नागरिक फौरन अपने घर या नजदीक बने बंकरों में चले जाते थे। इजराइल में भी सीबीएस जैसी ही तकनीक इस्तेमाल की जाती है। किसी मिसाइल या रॉकेट हमले की जानकारी मिलते ही इजरायली नागरिकों के फोन पर मैसेज आता है और मैसेज पढ़ते ही लोग बंकरों में जाकर छिप जाते हैं। मित्रों, सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के दौरान भी इस किस्म के सिस्टम से हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। वर्ष 2023 में गुजरात में बिपरजॉय नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। तूफान आने से ठीक पहले सीबीएस से 10 सेकंड के अंदर 3 करोड़ 20 लाख मोबाइल फोन्स पर मैसेज भेजा गया। बिपरजॉय एक तीव्र तूफान था, लेकिन समय से वार्निंग मिलने की वजह से इस तूफान प्रभावित क्षेत्र में किसी की भी जान नहीं गई। इसी वर्ष 2024 में जब केरलम में भीषण बाढ़ आई थी, तब भी इसी तरह लोगों के फोन पर मैसेज भेजे गए थे। इस चेतावनी की वजह से 5 लाख लोगों की जान बच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से यह सिस्टम मौजूद था तो आज टेस्टिंग क्यों की गई? इस सवाल का जवाब है तकनीक। तब से लेकर अब तक नए किस्म के मोबाइल फोन और सिम बाजार में आ चुके हैं। सरकार चाहती है कि अलर्ट मैसेज सभी किस्म के फोन्स तक पहुंचे। इसी वजह से सीबीएस सिस्टम में नए बदलाव करके टेस्टिंग की जा रही है। मित्रों, आज जीवन में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े पैमाने पर अलर्ट या चेतावनी देने का सिस्टम आज ही विकसित किया गया है। प्राचीन सभ्यताओं में भी एक साथ बड़ी आबादी को चेतावनी देने की व्यवस्थाएं मौजूद थीं। मिसाल के लिए रोमन साम्राज्य में आग का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी शत्रु हमला करता था तो किसी पहाड़ के ऊपर आग लगा दी जाती थी। रात को आग की लपटें और दिन में आग का धुआं देखकर लोग समझ जाते थे कि शत्रु उन पर हमला करने वाला है। इसी तरह प्राचीन भारत में बड़ी आबादी को चेतावनी देने के लिए ढोल नगाड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आचार्य चाणक्य ने तो इस किस्म की चेतावनी के लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया था। चाणक्य नीति के इस मॉडल को दैवम व्यसन कहा जाता है। दैवम व्यसन का मुख्य लक्ष्य था बाढ़ से नागरिकों को बचाना। इसके लिए नदी किनारे जल स्तर की निगरानी करने के लिए लोग तैनात किए जाते थे। जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता था तो निगरानी करने वाला दल फौरन नगाड़े बजाता था। नगाड़े बजाने के साथ साथ तेजी से भागने वाले धावक आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ भेजे जाते थे। इन धावकों से चेतावनी मिलते ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लोगों को ऊंची जमीनों पर जाने के लिए कहते थे। नदी किनारे वाले नागरिकों के लिए घरों में छोटी नाव रखना अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि अगर वो चेतावनी को सुन या समझ ना पाए तब भी वो बाढ़ से खुद को बचा सके। डीएनए मित्रों, आज जो मैसेज मोबाइल पर आया है वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने वाली संजीवनी है। इसी वजह से हम सभी को इस मैसेज और ऐसे अलर्ट्स को गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके दोस्तों या जानकारों के पास अलर्ट आया हो लेकिन उनके फोन पर नहीं आया हो। इसकी एक बड़ी वजह आपके मोबाइल फोन की सेटिंग्स हो सकती है। अब हम आपको मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग में एक बदलाव की जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि अगली बार आप इस जरूरी अलर्ट वाले मैसेज को मिस ना करें। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपको नीचे की तरफ सेफ्टी और इमरजेंसी लिखा मिलेगा। इस फीचर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक जगह वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप इस फीचर पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको अलाउ अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। बस अलाउ अलर्ट को ऑन कर दीजिए, फिर आपके फोन पर भी अलर्ट वाला मैसेज आएगा। मित्रों, सदियों के अंतराल में तरीके बदल गए हैं, लेकिन बड़ी आबादी को एक साथ चेतावनी देने का विचार समान ही है। पहले ढोल बजाए जाते थे, आज मोबाइल पर मैसेज भेज जाते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी काम की लगी तो आप डीएनए के यूट्यूब पेज पर जाकर इस क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों और जानकारों के साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी अलर्ट वाले सिस्टम के प्रति जागरूक कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, हमारे आपके मोबाइल पर एक सायरन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बजना चाहिए। एक अलार्म उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ भी बजना चाहिए जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। आज हम आपको 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी के एक ऐसे सरकारी कर्मचारी के बारे में बताने वाले हैं जिसने सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए की मासिक सैलरी में, सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए की मासिक सैलरी में अपने साथ साथ अपनी 3 बीवियों को भी करोड़पति बना दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये खबर। सैलरी कितनी थी? 30 से 35 हजार रुपए महीना।
अपनी 3 बीवियों को और खुद को करोड़पति बना दिया। और इसकी वजह से सरकारी खजाने से 8 करोड़ 15 लाख रुपए गायब हो गए और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी करोड़पति बन गया। इस कर्मचारी के साथ उसकी 3 पत्नियां भी करोड़पति बन गईं। पत्नी की बहन, सास, सलेज और 2 महिला मित्रों को भी इस मामूली से सरकारी कर्मचारी ने घर बैठे ही लखपति बना दिया। सोचिए, खुद बना, पत्नियां 3 बनी, सास को भी बना दिया, सलेज को भी बना दिया, 2 महिला मित्रों को भी लखपति बना दिया। ये सब कैसे हुआ? 4th ग्रेड के उस कर्मचारी ने कैसे किया? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए। पीलीभीत के बीसलपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में इल्हाम शमसी नाम के एक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था, लेकिन इसकी पहुंच और जुगाड़ ऐसी कि पिछले 7-8 साल से यह व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय में क्लर्क यानी बाबू का काम कर रहा था। अब सोचिए, काम था फाइलों का रखरखाव करना, लेकिन इसने वेतन और फंड ट्रांसफर की पूरी व्यवस्था को ही हैक कर लिया और जो पैसा कायदे से शिक्षकों को जाना था, वो पैसे इसने अपनी पत्नियों, ससुराल वालों और महिला मित्रों के खाते में डालना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि 8 करोड़ 15 लाख रुपए तो बहुत बड़ी राशि होती है। इल्हाम शमसी ने इतने पैसों का गबन किया कैसे? मित्रों, इल्हाम क्लर्क की कुर्सी पर बैठकर वेतन मद के लाभार्थियों के नाम पर फर्जी साइन करता था। फर्जी बिलों को असली बिलों के साथ मिलाकर या उन पर उच्च अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी से पास कराता था। इसके बाद सिस्टम में जिन शिक्षकों या कर्मचारियों का वेतन जाना था, वहां अकाउंट नंबर की जगह उसने अपनी पत्नियों, रिश्तेदारों और महिला मित्रों के अकाउंट नंबर डाल दिए थे। इल्हाम एक बार में भारी भरकम अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता था, बल्कि वो हर महीने धीरे धीरे सरकारी फंड से लाखों रुपए NEFT ट्रांजैक्शन के जरिए इन निजी खातों में भेजता था। इल्हाम इतना शातिर था कि उसने एक ही खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि उसने अपने जानने वालों के 50 से ज्यादा खातों में पैसे भेजे। इल्हाम ने सिस्टम को मानो हैक कर लिया। इल्हाम को भी लग रहा था कि उसने सरकारी पैसे के गबन का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन आखिरकार उसका एक घोटाला पकड़ा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक बैंक मैनेजर ने देखा कि अर्शी खातून नाम की महिला के खाते में महज कुछ ही महीने में 21 बार NEFT के जरिए करोड़ों रुपए भेजे गए। जब जांच की गई तो पता चला ये 30 से 35 हजार रुपए मासिक वेतन वाले चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी इल्हाम शमसी की पत्नी है। बैंक ने यह जानकारी जिलाधिकारी को दी और इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे सभी हैरान रह गए। मित्रों, इल्हाम ने अपनी पत्नी आर्शी के खाते में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, दूसरी पत्नी लुबाना के खाते में 2 करोड़ 37 लाख रुपए और तीसरी पत्नी अजारा खान के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए, पत्नी की बहन फातिमा नबी के खाते में 1 करोड़ 3 लाख, सलहज आफिया के खाते में 81 लाख, अपनी सास नाहिद के खाते में 95 लाख, महिला मित्र परवीन खातून के खाते में 48 लाख और दूसरी महिला मित्र आशकारा परवीन के खाते में 38 लाख रुपए अब तक ट्रांसफर किए हैं। मित्रों, इल्हास ने 53 खातों के जरिए इन महिलाओं को पैसे भेजे। इसके बाद इन पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता था। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस को संबंधित खातों में मात्र 5 करोड़ रुपए ही मिले, जिन्हें फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है। फिलहाल इन 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। डीएनए मित्रों, यहां सोचने वाली बात यह है कि आज चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी अकेले अपने दम पर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से एक कलम तक खरीदने का अप्रूवल नहीं मिलता, उस व्यक्ति ने आखिर कैसे 8 करोड़ 15 लाख रुपए का घोटाला कर लिया? क्या इल्हास के साथ विभाग के और अधिकारी या कर्मचारी शामिल हैं? मित्रों, जब DIOS अफसर से ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर के बिना कोई फंड ट्रांसफर नहीं होता, तो फिर 8 करोड़ 15 लाख रुपए इन महिलाओं को भेजे कैसे गए? क्या अधिकारी आंख मूंद कर साइन कर रहे थे या फिर सभी की मिली भगत है? यहां सवाल यह है कि जब हर साल सरकारी विभागों का ऑडिट होता है, तो फिर पिछले 8 साल से चले आ रहे इस घोटाले की खबर किसी को क्यों नहीं लगी? यह घोटाला सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के लालच ही नहीं दर्शाता, बल्कि हमारे सिस्टम में बैठे उन सफेद पोश अधिकारियों की नाकामी या मिली भगत का सबूत है,
जिनकी नाक के नीचे से जनता की गाड़ी कमाई के 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए। TNA मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो स्वच्छता और आस्था दोनों से जुड़ी हुई है। मित्रों, शिव पुराण में जिस गंगा को भगवान शिव की जटाओं से निकली और संसार को पवित्र करने वाली बताया गया, जिस गंगा को मोक्षदायिनी और अमृत धारा कहा जाता है, जिस हरिद्वार में पवित्र गंगा घाट पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान करते हैं, उसी घाट पर एक महिला अपने पालतू डॉग को स्नान कराने ले आई और उसे गंगा जी में उतार दिया। वहां मौजूद पंडितों और श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन महिला उनसे बहस करने लगी। अब गंगा के इस पवित्र घाट पर पालतू श्वान के स्नान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे गंगा की पवित्रता प्रभावित होती है और धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। वहीं कुछ लोग श्वान को भगवान से जोड़कर इसके गंगा स्नान को सही ठहरा रहे हैं। यानी आस्था, परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव का यह मामला अब बहस का बड़ा विषय बन गया है। इसलिए अब हम श्वान के गंगा स्नान पर जारी विवाद का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है, जो गंगा में स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक महिला अपने पति के साथ गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर पहुंची थी। उन दोनों के साथ उनका पालतू डॉग भी था। गंगा घाट पर डॉग को देखकर लोग नाराज हो गए। लोगों ने विरोध किया। इसके बावजूद महिला ने अपने डॉग को गंगा में नहलाया। और मना करने के बाद भी गंगा जी को साक्षात देवी का दर्जा प्राप्त है। गंगा जल का प्रयोग हिंदुओं की सभी पूजा पद्धति में किया जाता है। उस गंगा में एक श्वान को देखकर लोगों ने आपत्ति जताई। अपने श्वान को गंगा स्नान कराने की जिद पर अड़ी महिला ने पंडित पर ही प्रश्न उठा दिया। वहां मौजूद लोगों को श्राप दे दिया। सोचिए, पद्म पुराण में लिखा है, तीनों लोकों में गंगा की पवित्रता को गुणगान होता है। जिसके दर्शन, स्पर्श और स्नान से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त माना जाता है, जो गंगा शुद्धता, त्याग और प्रवाह का प्रतीक है, जिस हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए देश भर से हर महीने 15 से 20 लाख लोग पहुंचते हैं, स्नान और आचमन करते हैं, वहीं से गंगा जल लाकर घरों में रखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में उसी गंगा जल का प्रयोग करते हैं, वहां श्वान को देखकर श्रद्धालु, संत, पुरोहित सब क्रोधित हुए। कुत्ते के को लेकर इस प्रकार की जबरदस्ती वहां लोगों के टोकने के बाद उनसे झगड़ा करना, ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म में होकर भी केवल और जीव के प्रति प्रेम की तो बात करते हैं, लेकिन उन सनातन धर्म की शास्त्रीय विषयों को नहीं जानते। माँ गंगा की पवित्रता, निर्मलता, अविरलता को अक्षुण्ण रखने का मात्र दायित्व केवल संत या गंगा सभा का नहीं है, ये समस्त हिंदू समाज का है। तो ऐसी मर्यादाओं का पालन भी करना चाहिए। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि गंगा में उनकी आस्था है, लेकिन कुछ लोग महिला के समर्थन में खड़े हैं। उनका तर्क यह है कि श्वान का जिक्र तो वेद पुराणों में है, साक्षात काल भैरव का वाहन भी काला श्वान है। ऐसे में एक श्वान के गंगा स्नान पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। मित्रों, ये सच है कि श्वान ही मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में श्वान को देवताओं का दूत, वेदों का प्रतीक और धर्म का साक्षी कहा गया है। हम आपको श्वान यानी डॉग से जुड़े कुछ पौराणिक तथ्य बताना चाहेंगे। मित्रों, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सरमा नाम के दिव्य श्वान का विस्तृत वर्णन है। सरमा को देवशुनि, शुभगा यानी भाग्यवान और सुपदी यानी शुभ पैर वाली भी कहा गया। जब असुरों ने देवताओं की गाय चुरा ली, तब सरमा ने साहस दिखाते हुए गायों की खोज की। ऋग्वेद में ही यमराज के 2 श्वान श्वामा, श्यामा और सबला का भी उल्लेख है। 4-4 आंख वाले काले और भूरे रंग के श्वान को जीवित और मृत संसार के बीच मार्गदर्शक कहा गया है। भागवत पुराण में सरमा को प्रजापति दक्ष की पुत्री और कश्यप पत्नी कहा गया है। सरमा को समस्त श्वान की जननी कहा गया। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जाने वाला जीव बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि श्वान ने श्री राम के दरबार में न्याय मांगा। इसका अर्थ यह है कि श्वान को भी राम राज्य में न्याय का अधिकार पाने वाला बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय की छवि में उनके साथ 4 श्वान दिखाए जाते हैं, जो चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। भैरव मंदिर में श्वान को प्रसाद खिलाने की परंपरा है। भैरव पूजा में श्वान दर्शन शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से श्वान को केतु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है जो पशु प्रेमी हैं वो पालतू श्वान के गंगा स्नान रोकने पर उसे अपमान बता रहे हैं। तो बहुत ही तुच्छ मानसिकता का परिचय देता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि जो गंगा में गंदगी जा रही है मनुष्यों द्वारा, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जानवरों द्वारा। जानवर तो प्रकृति का स्वरूप है, वो तो भाई
गंगा हो, यमुना हो या कोई भी नदी हो, उसको नहाएंगे और उसी का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। ये तर्क भी सुना आपने, लेकिन जिस श्वान का ऋग्वेद से लेकर महाभारत और रामायण तक में जिक्र है, उसके बारे में कहीं भी किसी स्थान पर यह जिक्र नहीं कि वो गंगा स्नान भी कर सकता है। किसी भी वेद, पुराण, उपनिषद में इसका उल्लेख नहीं है। गंगा स्नान और स्नान की विधि का उल्लेख मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्यों में भावना, पश्चाताप, श्रद्धा और संकल्प की आवश्यकता होती है और वो किसी श्वान या दूसरे पशुओं पर लागू नहीं होती है। मित्रों, जिस श्वान का जिक्र वेद पुराणों में है, जिसे धर्म का प्रतीक भी कहा गया है, उसे अशुद्धि का वाहक भी माना जाता है। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में श्वान स्पर्श के बाद शुद्धि का विधान है, यानी अगर किसी पुण्य कार्य के लिए स्नान किया और डॉग ने छू लिया तो फिर से स्नान करने की परंपरा है। यही कारण है कि किसी भी पूजा स्थल, यज्ञ या यज्ञ में डॉग के प्रवेश को निषिद्ध माना गया है। ऋग्वेद में ही श्वान का उल्लेख नकारात्मक संदर्भ में भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी तीर्थ स्थल पर मनुष्य स्नान करने के लिए जाता है, ना कि किसी भी जानवर को स्नान कराने के लिए ले जाता है। मित्रों, मंदिर में श्वान को प्रसाद खिलाना और गंगा घाट पर उसका स्नान कराना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में श्वान को गंगा स्नान कराने से पुण्य मिलने की बात नहीं कही गई है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो गंगा घाट पर श्वान को ले जाने से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। घाट प्रबंधन की स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन होता है। भले ही वेद पुराणों में श्वान का जिक्र है, लेकिन यह महत्व उन्हें तीर्थ घाट पर स्नान का अधिकार नहीं देता। जिस महिला ने अपने पालतू डॉग को गंगा में उतारा, उसे धार्मिक विधान से नहीं जोड़ा जा सकता। धर्म में श्वान की सेवा करने, भोजन देने और करुणा दिखाने से पुण्य मिलता है, ना कि उसे सार्वजनिक तीर्थ में स्नान कराने से। इसलिए जिसका जहां स्थान है, वहीं पर उसकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए। टीएनए मित्रों, मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का एक कलाम आपने जरूर सुना होगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अधूरी मोहब्बत के किस्सों में आशिकों के दिल जले जाते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के देश में एक दिल जले ने अधूरी मोहब्बत में जंगल ही जला डाला। इस दिल जले का नाम है जोनाथन रिंडरनेक। जोनाथन रिंडरनेक के ऊपर 2024 में वाइल्ड फायर फैलाने वाली जंगलों में आग लगाने का इल्जाम है। जोनाथन पर आरोपों की पुष्टि हो गई है और 8 जून से जोनाथन पर मुकदमा शुरू होगा। जोनाथन पर आगजनी करने, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनजाने में लोगों की हत्या करने के आरोप दर्ज किए गए। और यह सब क्यों हुआ? सिर्फ प्रेमिका के इनकार की वजह से। प्यार में घर और जंगल जलाने वाले दिलजले की यह पूरी कहानी अब आप शुरू से जानिए। मित्रों, जोनाथन नाम का यह दिल जला एक टैक्सी कंपनी में ड्राइवर था। कंपनी में ही काम करने वाली एक महिला को जोनाथन पसंद करता था। महिला भी जोनाथन के साथ घूमती फिरती थी, उससे अपने दिल की बातें करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आई 31 दिसंबर 2024 की तारीख। जोनाथन ने अपनी पार्टनर से नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए कहा। महिला मित्र ने मिलने से मना कर दिया और इसी गुस्से में जोनाथन ने जंगल में आग लगा दी। मोहब्बत में इस छोटे से इनकार ने जोनाथन को गुस्से से भर दिया। जोनाथन अपनी टैक्सी लेकर के लॉस एंजलिस के पैलिसेड इलाके में गया। इस इलाके में हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां और अमेरिका के अमीर लोगों के बंगले हैं। जोनाथन ने अपनी टैक्सी पैलिसेड के जंगलों के पास जाकर रोकी और फिर एक लाइटर से सूखे हुए पेड़ों को आग लगा दी। जोनाथन तो आग लगाकर चला गया, लेकिन गर्मियों से सूख गए पेड़ों में लगी आग बढ़ती चली गई। एक दिलजले के गुस्से से पैदा हुए शोलों ने ऐसी आग लगाई, लगातार 24 दिनों तक पैलिसेड के जंगल जलते रहे। 24 दिनों तक। इस वाइल्ड फायर की वजह से लॉस एंजलिस का मुख्य हाईवे बंद हो गया। इन लपटों की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई, 6000 घर जल गए और 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। इतना ही नहीं, अधूरी मोहब्बत से पैदा हुई इस आग ने अमेरिका के मौसम का रुख बदल कर रख दिया। मित्रों, इस आग से पैदा हुए काले धुएं की वजह से 2 हफ्तों तक कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। आग से पैदा हुई गर्मी की वजह से पैलिसेड इलाके का औसत तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। जिस वक्त आग लगी थी तब तेज हवाएं चल रही थी। इन हवाओं के साथ आग से निकला कार्बन कई किलोमीटर तक चला गया। कहते हैं मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। जोनाथन के अपराध को देखकर लगता है कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर गुजरता है। जोनाथन की इसी कथित मोहब्बत को देखकर आज से 700 साल पहले का एक किस्सा याद आ रहा है। डीएनए मित्रों, 14वीं शताब्दी में पुर्तगाल पर
अल्फांसो नाम के राजा का शासन था। अल्फांसो के बेटे युवराज पेड्रो को इनेस नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। चूंकि इनेस एक आम लड़की थी तो राजा ने युवराज को शादी करने की इजाजत नहीं दी और इनेस की हत्या करा दी। अपने महबूब से दूर होने के गुस्से में पेड्रो ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। पुर्तगाल में छिड़े इस गृहयुद्ध में 8000 लोगों की मौत हो गई। गृहयुद्ध के बाद पेड्रो ने अपने पिता को सिंहासन से हटा दिया और अपनी प्रेमिका इनेस के अवशेषों को कब्र से निकालकर अवशेषों से ही विवाह कर लिया। युवराज से राजा बने पेड्रो ने अपने दरबारियों को जबरन इस शादी में उपस्थित रहने और शादी का गवाह बनने के लिए मजबूर किया। 700 साल पहले पेड्रो ने एक पूरी सल्तनत को हिला दिया और आज के दिलजले यानी जोनाथन ने अमेरिका के अमीरों की राजधानी यानी पैलिसेड को फूंक कर रख दिया। जोनाथन के वकीलों ने अदालत में अनजाने में किए गए अपराध की दलील दी, लेकिन अगर उसके ऊपर लगे आरोप सही साबित हुए तो जोनाथन को कम से कम 45 साल की सजा हो सकती है, यानी इस दिलजले की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीत जाएगी। मित्रों, जोनाथन की यह कहानी सुनकर ऐसा लगता है मानो इस दिलजले के अंदर भी ट्रंप जैसा ही वैचारिक डीएनए है। ट्रंप भी अपने फितूर में कोई भी फैसला ले लेते हैं, कभी बेबुनियाद टैरिफ लगाते हैं तो कभी जंग का फैसला ले लेते हैं। ठीक उसी तरह जोनाथन ने भी अपने दिमागी फितूर के चलते एक बड़े अग्निकांड को अंजाम दे दिया। डीएनए मित्रों, जैसे एक सनकी प्रेमी का गुस्सा जंगलों को राख कर देता है, वैसे ही हमारी एक लापरवाही बच्चों के कोमल भविष्य को सुहा कर सकती है। अमेरिका में जोनाथन ने तो आग लगाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती बच्चे के दिमाग में ऑटिज्म का जहर घोल सकती है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। मित्रों, देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक ताजा रिसर्च हर परिवार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। एम्स दिल्ली की स्टडी बताती है जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ज्यादा मोबाइल देखते हैं उनमें 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म के लक्षण दिखने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह डिजिटल गुलामी का वो दौर है जहां माता पिता की जरा सी लापरवाही बच्चों के मानसिक विकास को हमेशा के लिए रोक सकती है। अक्सर जब बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हमें लगता है बच्चा शांत हो गया, लेकिन असल में उस वक्त उसके कोमल दिमाग पर हमला हो रहा होता है, अटैक हो रहा होता है। रिसर्च में साफ कहा गया है कि जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चे को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। और अगर घर में कोई बच्चा है आपके, आप उसे अपने साथ लेकर बैठे हैं, हो सकता है उस छोटे से बच्चे के हाथ में अभी मोबाइल हो, तुरंत उसके हाथ से मोबाइल लीजिए या बराबर में कमरे में जाके देखिए कहीं छोटा बच्चा 18 महीने की उम्र तक का बच्चा वो मोबाइल लेकर, वैसे तो ये बच्चों के हाथ में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो उम्र हम आपको बता रहे हैं 18 महीने तक की, इस उम्र में बच्चा जो देखता और सुनता है वही उसके दिमाग के तार जोड़ता है। अगर ये सिर्फ स्क्रीन देखेगा तो वो असल दुनिया से कटना शुरू हो जाएगा। 18 महीने के बच्चों से कम को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। 18 महीने से 6 साल के अंदर अप टू 1 आवर और पैसे वाला नहीं देना चाहिए कि ऐसे उठा के अपने आप देखे जा रहे हैं। और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर को 2 आवर्स। और जितना हम बच्चे से इंडिविजुअल इंटरेक्शन करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब दुनिया में हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। भारत में भी यह आंकड़ा डराने वाला है, जहां करीब 20 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। डीएनए में अब आज का संदेश, जीवन में कभी कभी ना जरूरी होती है ताकि हम सही हां की कद्र कर सकें, क्योंकि ना जीवन की वो सच्चाई है जो हमें सही हां की पहचान कराती है।